दोस्तों, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान देश के ऊपर लगी हुई हैं क्योंकि वहां के राष्ट्रपति का चुनाव मानो बिल्कुल सर पर आ चुका है। वैसे तो इस चुनाव का दूर दूर तक कोई पता नहीं था, मगर 19 मई के दिन जब एक हेलीकॉप्टर हादसे में वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी साहब की डेथ हुई, तो उसके बाद वहां के मौजूदा उपराष्ट्रपति यानी मोहम्मद मुखबिर को टेम्परेरी तो उनकी गद्दी पर बैठा दिया गया, मगर साथ ही ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि अगले कुछ दिन के अंदर ही ईरान के अंदर नए इलेक्शन होंगे। और खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। मैं हूँ फरजाना अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीतने जा रहा है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान देश के ऊपर लगी हुई हैं क्योंकि वहां के राष्ट्रपति का चुनाव मानो बिल्कुल सर पर आ चुका है। वैसे तो इस चुनाव का दूर दूर तक कोई पता नहीं था, मगर 19 मई के दिन जब एक हेलीकॉप्टर हादसे में वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी साहब की डेथ हुई, तो उसके बाद वहां के मौजूदा उपराष्ट्रपति यानी मोहम्मद मुखबिर को टेम्परेरी तो उनकी गद्दी पर बैठा दिया गया, मगर साथ ही ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि अगले कुछ दिन के अंदर ही ईरान के अंदर नए इलेक्शन होंगे। और बस वहीं से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ईरान के ऊपर नजरें गड़ाकर बैठ गईं। वजह यह है कि जो भी इस ताकतवर गद्दी के ऊपर बैठेगा उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आखिर अगले 4-5 साल के अंदर मिडिल ईस्ट किस तरफ को जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट ऑलरेडी 2 टुकड़ों में बट चुका है। एक तरफ तो ईरान और उसके सारे दोस्त हैं, जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स हैं। अब ईरान के दोस्तों की नजर तो इस चुनाव पर इसलिए है क्योंकि उनको ये देखना है कि जो भी नया बंदा आएगा वो उनकी मदद इब्राहिम रईसी की तरह करेगा या नहीं, या उनसे कम करेगा या फिर उससे भी ज्यादा करेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल या फिर जितना भी पूरा वेस्टर्न ग्रुप है उसकी नजर इस चुनाव पर इसलिए है कि आखिर जो भी बंदा बैठेगा वो क्या इब्राहिम रईसी की तरह होगा या फिर उनसे थोड़ा सॉफ्ट होगा या फिर उनसे भी कहीं ज्यादा हार्ड लाइनर होगा। फिलहाल इस चीज का फैसला तो 28 जून को होने वाले ईरान के इस इलेक्शन के बाद ही हो सकेगा। दोस्तों, अब अगर बात करें ईरान के इलेक्शन के मेथड के बारे में कि आखिर वहां का इलेक्शन किस तरह से होता है और एक राष्ट्रपति किस तरह से चुना जाता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहां का राष्ट्रपति डायरेक्ट वोट से चुना जाता है। मतलब आम जनता ही डायरेक्ट उम्मीदवार के नाम पर वोट करती है। वोट करने की उम्र भी दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह मिनिमम 18 साल है। किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 50% वोट हासिल करना जरूरी माना जाता है। अगर कोई भी उम्मीदवार 50% के करीब वोट हासिल नहीं कर पाता है तो जो 2 उम्मीदवार टॉप 2 में आते हैं, यानी कि पहले और दूसरे नंबर पर, फिर दूसरे राउंड में उन्हीं दोनों के बीच इलेक्शन करवा दिया जाता है और फिर दूसरे राउंड में जो टॉप पर आता है जाहिर है वही राष्ट्रपति बना दिया जाता है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये 50% वाला मेथड कहीं ना कहीं सुना हुआ लगता होगा। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने अभी कुछ वक्त पहले ही टर्की के इलेक्शन में भी यही चीज देखी थी, जहां पर जब पहले राउंड में किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट्स नहीं मिले थे तो फिर दूसरा राउंड हुआ था जो कि टॉप 2 के बीच कराया गया था और उसमें रजब तैयब अर्दोगान ने जीत हासिल की थी। हालांकि दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए यहाँ पर कुछ शर्तें भी हैं। मिसाल के तौर पर पहली शर्त तो यही है कि वो इंसान ईरान का नागरिक हो। दूसरी शर्त ये है कि उसकी उम्र 40 से 75 साल के बीच हो। तीसरी शर्त ये भी है कि वो एक शिया मुस्लिम होना चाहिए, जबकि चौथी शर्त ये भी है कि उसके पास मास्टर की डिग्री हो, साथ ही साथ 4 साल का लगभग प्रशासनिक अनुभव भी हो, यानी एक्सपीरियंस हो। और आखिर में इन तमाम चीजों को अलग हटाकर भी जो सबसे मेन चीज है वो ये कि उस कैंडिडेट को गार्जियन काउंसिल अप्रूव करे। आसान भाषा में समझाऊं तो आप ये समझिए कि ये 12 लोगों की एक ऐसी टीम है कि जिसके अप्रूवल के बाद ही आप वहां के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी जितने भी लोग दावेदारी ठोकते हैं उनके नाम को यहाँ के अप्रूवल से गुजरना पड़ता है। अब इन 12 लोगों में से 6 लोगों को तो वहाँ के सुप्रीम लीडर के जो इस वक्त आयतुल्ला खामनाई हैं उनकी तरफ से ही चुना जाता है, जबकि बाकी बचे हुए 6 लोग वहाँ की जुडिशियरी या फिर पार्लियामेंट वगैरह के प्रोसेस से चुनकर आते हैं।
इस काउंसिल का ही ये काम होता है कि वो देखे कि जो लोग भी इलेक्शन लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं वो ईरान जैसे देश के लिए खरे उतर पाएंगे या नहीं, यानी उनके अंदर सारी खूबियां पाई जाती हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 2021 के इलेक्शन में लगभग 700 लोगों ने आवेदन दिया था, मतलब कि दावेदारी ठोकी थी, मगर फिर आखिर में बैलेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7 नाम दिखाई दिए। यानी इस काउंसिल ने 700 में से सिर्फ 7 नामों को ही आगे के लिए भेजा। इस बार 3 जून नामांकन की आखिरी डेट है, यानी 3 जून तक जिसको भी दावेदारी ठोकना है वो ठोक सकता है। 2 जून तक ही ये खबर आ चुकी थी कि 37 लोग ऑलरेडी आवेदन दे चुके हैं और 3 जून के बाद फाइनली इस पूरी लिस्ट को ऊपर यानी कि गार्जियन काउंसिल के पास भेज दिया जाएगा और 11 जून को वो फाइनल कर देगा कि उन्होंने किसके नाम पर मुहर लगाई है और किसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब बात करें कि आखिर इस बार के इलेक्शन में कौन कौन से बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं और किस किस की उम्मीद लगाई जा रही है, तो इसमें पहला नाम तो सईद जलीली का है। सईद जलीली की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई पहले जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह हुई हैं उन सब में काफी एक्टिव नजर आए थे। फॉरेन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी ये अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं और इसके अलावा इन्होंने सन 2013 और 2021 के इलेक्शन में भी अपनी दावेदारी ठोकी थी। 2013 में तो ये तीसरे नंबर पर आए थे, जबकि 2021 में इन्होंने पहले ही इब्राहिम रईसी की सपोर्ट में अपना नाम वापस ले लिया था। वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि सईद जलीली की गिनती ईरान के सबसे ज्यादा हार्ड लाइनर नेताओं में की जाती है। इनको तो इब्राहिम रईसी से भी 2 कदम आगे माना जाता है और शायद यही वजह है कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि अली खामनाई के भी फेवरेट बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट बनने के इन्हीं के चांसेस हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को देखकर हम शायद ये भी कह सकते हैं कि ये इजराइल और अमेरिका की लिस्ट में सबसे नीचे होंगे, यानी वो कम से कम इनको तो प्रेसिडेंट बनता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा नाम अली लारिजानी का भी है, जो दरअसल ईरान की संसद के स्पीकर रह चुके हैं और 2021 में भी इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, मगर उसी गार्जियन काउंसिल ने इनके नाम को कैंसिल कर दिया था, कि जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तीसरा नाम यहाँ पर महमूद अहमदी निजात का भी नजर आ रहा है, जो दरअसल 2005 से 2013 तक मतलब लंबे वक्त तक ऑलरेडी ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने 2021 में भी चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, मगर उनका पर्चा भी गार्जियन काउंसिल की तरफ से खारिज कर दिया गया था। तो अगर इस बार गार्जियन काउंसिल की तरफ से इनका नाम पास हो जाता है तो ये बात भी कंफर्म मानी जा रही है कि ये टॉप उम्मीदवारों में होंगे, यानी इनकी ही किसी से फाइट देखी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में मोहम्मद मुखबिर के नाम का दावा भी किया जा रहा है, जो ईरान के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, मगर इब्राहिम रईसी साहब की डेथ के बाद से उनको राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठाया गया है। और इनके नाम के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े यानी मशहूर और गैर मशहूर नाम सामने आ रहे हैं, जो वक्त के साथ क्लियर हो पाएंगे। आज के इस वीडियो में ये चीज बताई और दिखाई गई है कि जो ईरान का राष्ट्रपति का चुनाव होगा 28 जून को चुनाव होना है। अब देखना यह है, जिस तरीके से तुर्की में भी चुनाव हुआ था, जो कैंडिडेट 50% वोट पाएगा वही वो राष्ट्रपति बनेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो है पिछले चुनाव में जो है 700 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 7 ही लोग जो है स्वीकृत करके लड़ने के लिए पाए गए थे। अब इस चुनाव में जो है 3 जून को जो है आखिरी तारीख आवेदन करने की थी, जिसमें से 47 लोगों ने हिस्सा लिया है। अब 11 तारीख को फाइनल होगा कितने लोग चुनाव लड़ेंगे। लड़ने के बाद में 29 जून को इसका फैसला हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।